आज हम करने जा रहे हैं अपने CUET मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर विद PYQ। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपना सारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो PYQ के साथ स्टार्ट करते हैं, तो ये भी हम PYQ के साथ स्टार्ट करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज एक बार इसको रीड करिए। PYQ है तो कोशिश करिए कि आप इसका आंसर खुद दें। ओके, चलिए जल्दी से आंसर बताइए अब आप इसका। ठीक है, देखो सबसे पहले तो देखो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, 6th कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ये कंप्लीट कर लिया है। हम पॉलिटिकल साइंस की दोनों ही बुक के जो चैप्टर वाइज MCQ है वो कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना है अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहते हैं मेरी तरफ से तो। ओके, सबसे पहला पीवाईक्यू के साथ स्टार्ट करेंगे हम अपने लेक्चर को। ग्लोबल कॉमन एंड द गवर्नेंस के ऊपर ये पीवाईक्यू है, 2023 के अंदर या 4 के अंदर शायद पूछा गया था। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द ग्लोबल कॉमन। कहते हैं अब जो मैनेजमेंट है ग्लोबल कॉमन का, उससे रिलेट करके अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। मतलब आपको ये देखना है मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल कॉमन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो नीचे लिखा है वो सही है। ओके, दे आर रिसोर्स लोकेटेड विद इन द सोवर्न ज्यूरिडिक्शन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट। क्या ग्लोबल कॉमन का ये मतलब है? द मैनेजमेंट ऑफ दिस एरिया इज thoroughly influenced by the north south inequality. The 1987 Montreal Protocol was a major agreement related to the ocean floor. Consensus on the environmental agenda is easy to achieve due to the clear scientific evidence. बताइए इसका आंसर क्या है? कंसेंसस ऑन एनवायरमेंटल एजेंडा इज इजी टू अचीव, नहीं ये तो नहीं है। फिर बताइए क्या है? द रिसोर्स लोकेटेड विद इन द सोवन जुरिडिक्शन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट, नहीं। क्या होता है? बियॉन्ड द जुरिडिक्शन, ठीक है, जो बाकी के स्टेट होते हैं उनके बियॉन्ड द जुरिडिक्शन होता है, तो ये भी नहीं है। ये तो वैसे भी नहीं होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली क्या है? बी, द मैनेजमेंट ऑफ दिस एरिया इज थोरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते भी है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में कैसे इनइक्वालिटीज है ना। तभी डिफ्रेंशिएट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है ना। चलिए आगे, ये एक्सप्लेनेशन आप रुक के पढ़ सकते हैं। इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा रह गया, बट आई होप कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, तो आप एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दैट। कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, CBDR की बात जब हम करते हैं तो द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR एज enshrined in 1992 रियो डी जेनेरियो implies that। अब ये क्या implies करता है? ये जो कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या imply करता है? ऑल द स्टेट आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट स्टेट ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो बोल ही क्या रहे हैं? कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सारे स्टेट इक्वली रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है इस चीज के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट फॉलो द सेम रिस्ट्रिक्शन एज डेवलप्ड कंट्रीज टू इंश्योर इक्विटी, ये भी नहीं है, क्योंकि क्या बोला गया था कि भाई डेवलप कंट्री जो है उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो इसलिए उनके ऊपर बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है। डेवलपिंग कंट्री तो अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फेज में ही है, तो उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती जो कि डेवलप कंट्री पे लगाई जा रही है, तो ये भी नहीं है। डेवलप कंट्रीज बियर अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू एमिशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि डेवलप कंट्री ने हिस्टोरिकली क्या किया है? एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए जो ज्यादा बर्डन है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर शिफ्ट हो जाती है। अब क्योंकि हमें आंसर मिल गया तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन, ओके, थर्ड वन, टाइमलाइन ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ओके, ये ना आपको खुद करना है, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये 1992 में था, ठीक है। बाकी ये और ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपको ना खुद करना है इसका आंसर। ओके, आप ये पढ़िए, और आप लास्ट की भी वीडियोस देख रहे हैं, आप उसमें आंसर नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए, आपको क्या चेंजेस चाहिए, आपको क्या हेल्प चाहिए, आप वो मेंशन करिए। इसका आंसर आप खुद बताएंगे। ओके, मैं स्किप कर रही हूँ जल्दी से। ओके, चलिए, इन विच सिटी, अब यहाँ से बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। इन विच सिटी वाज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट और समिट हेल्ड इन 1992? आपको पता ही है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, इसको बोलते रियो डी जेनेरियो समिट भी बोलते हैं। ओके, विच बुक पब्लिश बाय द क्लब ऑफ रोम इन 1972 ड्रामेटाइज द पोटेंशियल डिप्लेशन ऑफ द अर्थ रिसोर्सेस? कौन सी बुक थी बेसिकली, ठीक है,
जो पब्लिश होती है क्लब ऑफ रोम में 1972 में, जो बताती है कि पोटेंशियल डिप्लीशन ऑफ अर्थ्स रिसोर्स हो रहा है, तो दैट इज लिमिट टू ग्रोथ। ओके, आंसर नंबर सी है इसका। चलो उसके बाद हम चलते हैं डी के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसिडर अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन? कौन सा ग्लोबल कॉमन का पार्ट नहीं है? अर्थ एटमॉस्फेयर ऑफ कोर्स होता है, अंटार्कटिका होता है, आउटर स्पेस ये भी है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ स्टेट, जो वाटर टेरिटरी मतलब स्टेट के टेरिटोरियल वाटर वाला जो एरिया होता है वो नहीं होता है ग्लोबल कॉमन का। उसके बियॉन्ड जो होता है वो होता है 20 नॉटिकल माइल्स तक। आपको पता है क्या होता है टेरिटोरियल वाटर स्टेट? उसी स्टेट का ही होता है। जैसे इंडिया के 20 नॉटिकल माइल्स तक का जो वाटर वाला एरिया है वो इंडिया का ही होगा, उसके बियॉन्ड वाला जो है वो ग्लोबल कॉमन में आएगा। ओके चले, ठीक है। Okay, why did the India sign the when did the India sign and ratify the Kyoto Protocol? बताओ इंडिया ने कब साइन किया था और कब रेटिफाई किया था? तो दैट इज 2002। ओके, तो वैसे 1997 में ये बनता है, लेकिन इंडिया कब साइन कर रहा है? 2002 में। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं आगे। ओके, द ब्रेटलैंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो कि रिपोर्ट इन 1987 इज ऑफिशियली टाइटल्ड। जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट थी उसका ऑफिशियल टाइटल क्या था बुक का? आर कॉमन फ्यूचर। ओके, लिमिट टू ग्रोथ हम पहले कर चुके हैं। ओके, विच कंट्री हैज द सिंगल लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड? सिंगल लार्जेस्ट, बताओ लार्जेस्ट किसके पास है? बेसिकली आपको पता है ऑयल की बात करेंगे तो मिडल ईस्ट वाली कंट्री सऊदी अरेबिया। ओके, अब बताओ सेवेंथ, इन इंडिया सेक्रेड ग्रोव्स आर ट्रेडिशनली वैल्यू फॉर देयर टिम्बर वैल्यू, स्पिरिचुअल एंड द कल्चरल एट्रीब्यूट, पोटेंशियल फॉर बिल्डिंग डैम्स, माइनिंग अपॉर्चुनिटी। क्यों हम जो सेक्रेड ग्रोव्स होते थे, मतलब जो आप देखते हो ना कुछ ऐसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम सेक्रेड मानते हैं, तो वो क्यों किया जाता था? बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल एंड द कल्चरल एट्रीब्यूट या पर्पस। ठीक है, चले आगे। द कॉमन बट द डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल वाज एक्सेप्टेड इन विच डिक्लेरेशन? बताइए कौन सी डिक्लेरेशन के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया था? तो बेसिकली दिस इज रियो डी जेनेरियो। ये अभी हमने ऊपर भी किया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, राइट? मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सो आप इनको पॉज करिए और फिर इसको एक बार रीड कर लीजिए और कोशिश करिए आप आंसर खुद से दें। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन ऑफ द इंडिजिनस पीपल स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड? बताओ क्या है इसका? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ या 50 करोड़? तो इसका है बेसिकली 30 करोड़। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड है, तो जो आपकी बुक में फैक्ट लिखा है ना आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, हो सकता है अभी प्रेजेंट में चेंज हो गया लेकिन जो बुक में लिखा है हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है। ओके, which environmental movement specifically mentioned as a leading anti-dam movement in India? बताओ कौन सा था? नर्मदा बचाओ, चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट। बेसिकली इसका आंसर क्या है? नर्मदा बचाओ मूवमेंट। ठीक है, डैम के अगेंस्ट में था। ओके, ये देखो एंटी डैम और प्रो रिवर मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। चले आगे, ठीक है। 11th का बताइए। इसका मैंने शायद आपको सॉरी ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन देना भूल गई हूँ मैं, बट ठीक है आप ना वैसे ही मैच करके बता दीजिए मुझे कि क्या है। ठीक है, चलो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। ये देखो इसका आंसर ना बेसिकली क्या है? ए का 2, सी का 1। यहाँ पर देखो ए है हमारा, ठीक है, ए का हमारा क्या है? 2, आपको पता है। ओके, उसके बाद आप देखो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, ये आ गया हमारा। ठीक है, देन आता है ग्लोबल कॉमन। ओके, रेस कम्युनिटी ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ग्लोबल थिंक टैंक, ठीक है ना, रूम ऑफ क्लॉक। तो ये देखो आ जाएगा हमारा आंसर। डी का 3 है, सी का ये देखो सी का हमारा क्या है? 4 है, और ये डी का हमारा ये 3 बन जाता है, रूम ऑफ क्लॉक थिंक टैंक का। तो ये आ जाता है हमारा आंसर। ए का 2, बी का 1, सी का 4 हमने पहले ही कर लिया था ये, और डी का 3। ओके, ग्लोबल कॉमन की बात करेंगे तो इसको रेस क्यूमिस ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटाटिस, सॉरी यार ये ना थोड़ा सा टंग ट्विस्टर जैसा हो जाता है, रेस कॉम्युनिस ह्यूमैनिटेटिस। ओके, ये था बेसिकली हमारा। तो ये ग्लोबल कॉमन को बोला जाता है, ये याद रखना, ये पूछ लेंगे, अजीब सा नाम है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ओके, ये हो गया हमारा 12th वाला। देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका के रिगार्डिंग में कौन सा सही है? इट होल्ड 70% ऑफ द प्लैनेट फ्रेश वाटर, ये सबको पता है।
तो इसमें आपको इतना फंसने की जरूरत नहीं है। 13 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर आउटकम ऑफ द 1992 समिट, बताओ कौन सा मेजर आउटकम था, बताओ। द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एंड ऑफ द सिविल वॉर, ये कोल्ड वॉर, ये भी नहीं था। कोल्ड माइनिंग, ये भी नहीं। तो बेसिकली इसका क्या है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो आप ना एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो, जरूरी नहीं आप आंसर फाइंड ही करो, कुछ चीजों को अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया द टर्म इंडिजिनस पीपल इज यूजुअली अप्लाइड टू, अब पढ़िए ऑप्शन बताइए किस पे अप्लाइड होता है। बेसिकली इट इज अप्लाइड टू शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, चलो। विच रीजन अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, मेरे ख्याल से ये हमने ऊपर भी किया, थोड़ा इससे ही मिलता जुलता, तो दैट इज वेस्ट एशियन गल्फ रीजन, ठीक है ना, मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल, अब जब आप क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड पढ़ते हैं तो बताइए इसमें क्या आएगा, ठीक है। इट वॉज एग्रीड टू इन 1997 इन क्योटो जापान, आपको पता है 1997 में होता है, ये कहाँ पर होता है, जापान के क्योटो में होता है, ठीक है। इंडिया एंड चाइना वर इनिशियली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट एंड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल इंडिया और चाइना पहले इनिशियली इससे अलग होते हैं, लेकिन इंडिया इसको 2002 के अंदर साइन करता है, तो दोनों ही सही है। ओके, चलो। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आता है अब हमारा एक, बताइए कि असर्शन पूछ रहे हैं, असर्शन रीजन में क्या है, इसको भी आपको यूनिलेटरल मतलब अलग तरीके से चेक करना है, अकेले एक बार पढ़ के देखना है सही है या नहीं, फिर रीजन को पढ़ के देखना है कि इस स्टेटमेंट के लिए जो रीजन बताया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, इसके बाद ना सिंपली बिकॉज लगा दो, और बिकॉज लगा के फिर ये रीजन वाला चेक करो कि ये जो रीजन बताया जा रहा है सही है या नहीं। देखो, द नदर्न स्टेट आर मोर कंसर्न विद ओजोन डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जो नदर्न स्टेट है ये बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा कंसर्न है विद, क्या है, विद ओजोन डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्लियर है। अब इसका रीजन, बिकॉज द सदर्न स्टेट प्रायोरिटाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये तो नहीं हो सकता। नदर्न इसलिए ओजोन डिप्लेशन को लेकर कंसर्न है क्योंकि सदर्न वाले स्टेट जो है वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप और डेवलपमेंट ज्यादा कर रहे हैं, नहीं, तो इसलिए इसका क्या होगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, मतलब ये अपने आप में तो ट्रू है ना कि सदर्न स्टेट प्रायोरिटाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, ये अपने आप में ट्रू है, लेकिन ये ए के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है, तो इसलिए बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे बात समझ में, ए अपने आप में ट्रू है, आर अपने आप में ट्रू है, लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि ए का जो रीजन है आर, उसकी वजह से ए ट्रू है, तो ये नहीं है, इसलिए आप बिकॉज लगा के चेक कर लीजिए, और दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग भी चेक करना है। चलिए 18 पे आ जाते हैं। सो विच गैस इज नॉट स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, तो ये आपको पता ही है, ये क्या है, नाइट्रोजन। 70% ऑलरेडी नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होती है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, देन हम आ जाते हैं 19 पे। ओके, तो 19 पे देखो ये बोल रहे हैं कि सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, अर्थ समिट 1992 में, पेरिस एग्रीमेंट उसके बाद होता है, लिमिट टू ग्रोथ उससे पहले होता है, तो इसका आंसर बेसिकली ये आ जाएगा। यहाँ देखो लिमिट टू ग्रोथ 1972 हमने कर भी लिया ऑलरेडी, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये देखो 1972, तो वैसे ही लग गया 1972, 1992, 1997, और लास्ट में पेरिस एग्रीमेंट आएगा आपका, जो कि क्या होता है 2016 में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया 2016, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। ओजोन होल वॉज डिस्कवर्ड ओवर द विच रीजन इन द मिड 1980s, बताओ ओजोन होल जो है वो कहाँ पर डिस्कवर किया गया था, अंटार्कटिका में, सहारा डिजर्ट में, आर्कटिक में, सहारा डिजर्ट में, अंटार्कटिका में, या अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, तो दैट इज अंटार्कटिका, 7 है इसका, और सी है इसका आंसर। चले आगे, चलिए 21, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद, अब रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स की हम जब बात करते हैं, ये प्राइमरली किस चीज को कंसर्न करता है, तो ये बेसिकली कंसर्न करता है हु गेट व्हाट, कि किसको क्या मिल रहा है, कब मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, और कैसे मिल रहा है, इन क्वेश्चन को बेसिकली डील करने का काम करता है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। ओके, चलते हैं आगे। ओके, विच कंट्री सॉ अ मेजर प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन ओपन कास्ट कोल माइन प्रोजेक्ट इन फुलबारी इन 2006, वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कहाँ का है ये इट इज इन बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश का है फुलवारी, याद रखना है आपको। चलिए आ जाते हैं, एक मिनट रुकिए,
ठीक है, इट इज बांग्लादेश। ठीक है, 23 पे आ जाओ आप। द वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन फेस्ड अ मैसिव कैंपेन अगेंस्ट इन विच कंट्री। इसका आंसर आपको दिख गया ऑलरेडी क्योंकि मैंने आगे कर दी थी स्लाइड। तो इसका आंसर फिलीपींस है। ओके ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स नोन ऑयल रिजर्व आर इन द गल्फ रीजन। बताओ गल्फ रीजन के पास कितना ऑयल रिजर्व है। तो इट इज अबाउट 64%। ओके, चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाउनस्ट्रीम स्टेट कॉन्फ्लिक्ट एग्जाम्पल। मतलब डाउनस्ट्रीम स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, डाउनस्ट्रीम स्टेट, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स में कुछ ऐसे एरियाज है, कुछ ऐसे हमारी कंट्रीज है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर जो हमेशा ही क्या रहती है, कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। तो उसका एग्जाम्पल बताना है कौन सी कंट्रीज है वो बेसिकली। देखो यहाँ पर क्या यूएस कनाडा ग्रेट लेक है, इंडिया श्रीलंका ओवर सी बॉर्डर है, या फिर फ्रांस एंड जर्मनी ओवर राइन रिवर है, या फिर टर्की सीरिया इराक ओवर द यूफ्रेट रिवर है। बताओ क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है बेसिकली टर्की सीरिया इराक, यूफ्रेट रिवर के ऊपर ये लोग हमेशा से लड़ते रहते हैं। डाउन स्ट्रीम स्टेट मतलब कि डाउन स्ट्रीम जो रिवर जा रही होती है, तो ये डाउन की साइड डाउन हो रही है, नीचे जो लैंड्स है उसमें जा रही है, प्लेन एरिया में जा रहे हैं, इसको लेकर स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो why is oil considered the most important resource in the global strategy। बताओ। it is used only for cooking, नहीं। it is portable and indispensable fuel that drives the global economy। तो यस इट इज, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल फ्यूल है जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को रन करने का काम करता है। देन आते हैं हम 27 पे। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल वॉज फॉर्म्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ना पूछ सकते हैं आपसे, मतलब पूछ तो और भी सकते हैं बट ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। बताओ ये जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल है ये कब फॉर्म्ड हुआ था। तो इट इज इन 1975। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इंडियन एक्ट इनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सा इंडिया का एक्ट है, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने के लिए इनकरेज करता है। बताइए इसका आंसर क्या है। तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ओके, चलते हैं आगे। इन द ग्लोबल नॉर्थ वाइल्डनेस इज ऑफन परसीव्ड एज, ठीक है, कैसे परसीव किया जाता है वाइल्डनेस को। प्लेस वेयर द मेनी पीपल लिव, ठीक है, वाइल्ड प्लेस वेयर द पीपल डू नॉट लिव, इंडस्ट्रियल हब, एग्रीकल्चर जोन। बताओ इसको कैसे परसीव किया जाता है। इसका आंसर है बी, वाइल्ड प्लेस वेयर द पीपल डू नॉट लिव। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, विच इंटरनेशनल एजेंसी बिगिन होल्डिंग कॉन्फ्रेंस टू कोऑर्डिनेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेस। तो क्या है इसका आंसर बताइए। कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने स्टार्ट किया था कॉन्फ्रेंस होल्ड करना टू कोऑर्डिनेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स। बताओ। तो इसका आंसर हमारा क्या है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ओके, चलो। इंडियाज पर कैपिटा कार्बन एमिशन इज प्रेडिक्टेड टू राइज टू हाउ मेनी टन्स बाय द 2030। तो इट इज 1.6 टन। ओके, चलो। इसके बाद देखो द फ्रेज रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटेटिस, ठीक है, ये मैंने पहले भी शायद प्रोनाउंशिएट किया था, ह्यूमैनिटेटिस। ओके, रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटेटिस, ये बेसिकली क्या है बताओ। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबल कॉमन बोलते हैं। अभी हमने पीछे भी किया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो ग्लोबल कॉमन है ये। चलते हैं आगे 33 पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल ऑफ द मैराइन फिशिंग पॉलिसी 2004। तो इसका आंसर देखो क्या है। इसका आंसर बेसिकली हमारा बनेगा टू इंक्रीज एक्सपोर्ट पर कैपिटा फिश प्रोटीन इनटेक, इसीलिए मराइन फिशिंग पॉलिसी बनाई गई थी। ओके ओके, indigenous people call their continued occupancy of land a new settlement, temporary stay since times immemorial, a government lease। बताओ क्या बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं since times immemorial, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली ऑक्यूपाई करते हैं उस लैंड को, इसलिए उसको बोला जाता है since times immemorial। ओके, चले आगे। Okay, assertion India's find it's necessary that developed countries provide financial resource and
क्लीन टेक्नोलॉजी। मैंने असर्शन रीजन आपको बताया कि भाई पहले आपको इसको चेक करना है, देन फिर इसको चेक करना है, फिर दोनों को पढ़ते हुए बीच में बिकॉज लगाना है और देखना है जो सेकंड बता रहे हैं क्या वो सही है अपने आप में, इसके कंपैरिजन में ए के साथ मिलाने पर क्या वो सही है, रीजन दे रहा है ए के लिए या नहीं। ओके, पहले दोनों को अलग अलग चेक करो, फिर ए वाले में लास्ट में बिकॉज लगा के सेकंड वाले को पढ़ के देखो कि जो ए में बताया जा रहा है उसका रीजन क्या बी है या नहीं। इंडिया फाइंड इट्स नेसेसरी दैट डेवलप्ड कंट्रीज प्रोवाइड financial resources and clean technology because there has been no meaningful progress in the transfer of technology on the occasional term to developing nation। बताओ, देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, ध्यान से समझो पहले इसको। ये बोलते हैं कि बोथ ए एंड आर एक मिनट, assertion India find it's necessary that developed countries provide financial resource and clean technology। इंडिया कहता है कि भाई ये ना जरूरी है कि जो डेवलप कंट्री है वो फाइनेंशियल रिसोर्स और क्लीन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड कराए। ठीक है, क्योंकि तुमने पहले डेवलपमेंट कर लिए सारी चीजें, तुमने इन्वायरमेंट को नुकसान भी ज्यादा पहुंचाया, तो इसलिए इंडिया कहता है कि जो डेवलप कंट्री है उसको फाइनेंशियल रिसोर्स और क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, there has been no meaningful progress in the transfer of technology on concessional terms to developing nation। अब ये ठीक है अपने आप में कि इंडिया सही कह रहा है, यहाँ पर बोल रहे हैं लेकिन अभी तक ना मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं देखा गया है इस डिमांड के ऊपर, इस चीज के ऊपर कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज है या जो डेवलप कंट्री है उन्होंने कंसेशनल टर्म्स पे जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर की हो डेवलपिंग नेशन को। तो ये भी बात सही है, ये बोला तो गया है लेकिन जो डेवलप कंट्री है वो इस चीज को प्रोवाइड नहीं करा रही है, तो इसलिए रीजन भी इसका सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ रही है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो, अब ना सारे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है जो कि क्या करना है आपको खुद से इसको एक बार ना प्रैक्टिस करना है। ये आपको पता है असर्शन रीजन के ऑप्शन क्या होते हैं, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर क्या होता है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू, यही होता है। तो ये आप देख लो आपको इसी के अकॉर्डिंग। अब देखो ये फर्स्ट वाला बता रहे हैं, द 1992 अर्थ समिट ब्रॉट एनवायरमेंटल इशू टू द सेंटर स्टेट ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये अपने आप में सही है। ठीक है, इट वॉज अटेंडेड बाय 170 स्टेट, 1000 ऑफ एनजीओ एंड मेनी मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए, मतलब बोथ ए एंड आर दोनों ही ट्रू है। ओके, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बी का देखो, ये सेकंड का देखो, ए ग्लोबल कॉमन रिक्वायर कॉमन गवर्नेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रिक्वायर है। दीज एरियाज आर लोकेटेड आउटसाइड द सोवन जुरिडिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट, बिल्कुल सही बात है। तो इसका भी क्या बनेगा, ए इज ट्रू एंड आर इज ऑल्सो ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड का देखो, द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द साउथ वर एनेक्शियस टू एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। कहते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो थोड़ी सी ना कंसर्न है रिलेशनशिप को लेकर कि हम डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों को कैसे मैनेज करें। ओके, बिल्कुल सही बात है उनके पास कंसर्न, क्योंकि वो लोग अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है उनको, तो उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है और इन्वायरमेंट को भी बचा के रखना है, तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके, तो रीजन क्या दे रहे हैं, दे फील दैट मच ऑफ द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इज प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकन बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो डेवलप कंट्री ने पहुंचाई है, इसकी वजह से इनके पास ये कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूज है क्योंकि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ये बात भी अपने आप में सच है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बेसिकली बी। ओके, अभी चलो फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ देखो, इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक बार देख लो बाकी के, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, सी और डी ऐसे बनेंगे हमारे। तो यहाँ पर देखो, India was immediately required to cut its greenhouse gas emission under the Kyoto Protocol first phase। जहां पर भी ये ऐसे वर्ड आए, मैंने आपको एक्सट्रीम वर्ड का पहले ही बताया, तो उसको आप गलत ही मार्क करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चले आगे,
ठीक है। असर्शन, सेक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया आर अ मॉडल ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। They are parcel of uncut forest vegetation, preserve the name of the deities or ancestral spirits, बिल्कुल सही बात है। उनको डिटीज के नाम पर या एंसेस्टर्स के नाम पर प्रिजर्व करके रखा जाता है पेड़ पौधों को। ओके, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ए, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स इज एसेंशियल अबाउट हु गेट व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ, ये अभी हमने पहले भी किया है। ठीक है। रिसोर्स लाइक ऑयल टिम्बर हैज हिस्टोरिकली प्रोवाइड द मोटिव्स फॉर द ग्लोबल पावर एक्सपेंशन, बिल्कुल सही बात है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। ओके, चले अभी हम 7 पे, द अंटार्कटिका, ठीक है, नहीं सॉरी, अंटार्कटिक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग क्लाइमेट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। ओके, इट कंप्राइजेस 26% ऑफ द वर्ल्ड वाइल्डनेस एरिया एंड 70% ऑफ द प्लैनेटरी फिश, ये भी अपने आप में सही बात है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, ये इसकी वजह से नहीं है, फर्स्ट वाला इसकी वजह से नहीं है, तो दैट इज व्हाई ए इज ट्रू, बी आर इज ऑल्सो ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, चलते हैं आगे फिर हम। ओके, assertion India varies of the introducing the binding commitment on the rapidly industrialization country to reduce emission, ठीक है। अब बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग बाइंडिंग कमिटमेंट, ताकि जो ये हमारा इंडस्ट्रियलाइजिंग है टू रिड्यूस द एमिशन, ये हो पाए। ओके, नेक्स्ट देखो, इंडिया पर कैपिटा कार्बन एमिशन बाय 2030 आर लाइकली टू बी लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एवरेज, बिल्कुल सही बात है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ओके, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। अब आ जाओ, दो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो ये यार हमने पहले भी किया है, इसका आंसर आपको पहले ही पता है। ठीक है ना, ये हमने कर लिया, ये ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ, इसका आंसर बेसिकली हमारा क्या आएगा? ए, 2 पहले ही आ जाएगा। ठीक है, लिमिट टू ग्रोथ वाला आएगा, देन क्योटो प्रोटोकॉल 1997 आएगा, अर्थ समिट 1992 आएगा, 1972 आएगा ये, फिर आर कॉमन फ्यूचर वाला आएगा। ओके, चलते हैं। अरेंज इंडियाज एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसका भी आंसर हमारे पास क्या है? 2 3 4 1। अब आपका ये होमवर्क है, आप ना मुझे इनके ईयर्स लिख के दो, ये हमने बहुत बार कर लिया, क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है, और ये क्या है, पेरिस क्लाइमेट का। ठीक है, तो इसके आप ईयर्स लिख के देंगे कि ये जो बेसिकली इन्वायरमेंटल चीजें हैं ये कब की गई है, ये आपका होमवर्क है। ओके, सो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कमेंट पे अपना स्कोर बताइए एंड लाइक द वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो आएगी अब आपकी 17 to 18, और उसके बीच में आपकी एक PYQ की वीडियो आएगी। ठीक है, 2025, 24, 23, 22, तो आपको 22 वाली PYQ की वीडियो जो है वो बहुत जल्द मिलने वाली है। सो मेक श्योर कि आप पीछे के सारे लेक्चर जो है वो अटेंड कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।